वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है खाली स्थान भरिए। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और बोला गया है कि यहाँ पर हमें खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट है वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है, बहिर्भाग में या फिर अभ्यंतर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 10.1 के पहले इस चैप्टर के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, और मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपको सारे कॉन्सेप्ट बताती चलूंगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है, बहिर्भाग में या फिर अभ्यंतर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को वो 3 भागों में बांटता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चौकोन क्या है, एक तल है जहाँ पर एक वृत्त स्थित है। तो ये वृत्त क्या करेगा, इस पूरे तल को 3 भागों में बांटेगा। ठीक है, पहला होता है अभ्यंतर जो कि वृत्त के अंदर का भाग होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अभ्यंतर। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये गोल सर्कल जो है क्या कहलाता है, वृत्त। ठीक है, और इस वृत्त के बाहर का भाग मतलब इस वाले एरिया को कहा जाता है बहिर्भाग। ठीक है, तो फिर से सुनिए कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को वो 3 भागों में बांटता है। ठीक है, वृत्त के अंदर वाला भाग होता है अभ्यंतर, फिर ये वृत्त होता है और बहिर्भाग होता है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ है, यहाँ पर है, वृत्त के अंदर है, मतलब ये कौन से भाग में होगा, अभ्यंतर में। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा, अभ्यंतर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहीं से समझेंगे। ठीक है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से भी अधिक है। ठीक है, तो देखिए एक बिंदु है जो कि यहाँ कहीं स्थित है या होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो केंद्र से त्रिज्या तक के बिंदु से भी अधिक है, मतलब यहाँ कहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित होगा, बहिर्भाग में स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहिर्भाग। ठीक है, अब थर्ड देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है, ठीक है, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो कि केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि कहाँ से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। और इसका नाम क्या होता है बताइए, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है इसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, व्यास। तो देखिए क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, अगला है फोर्थ, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। ठीक है, तो देखिए इस वृत्त में हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप यदि समझ के करेंगे ना तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक व्यास बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक व्यास बना लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। ठीक है, तो इस चाप के सिरे यदि क्या हो, व्यास के सिरे। ठीक है, मतलब ये चाप के जो 2 बिंदु है। ठीक है, और चाप क्या होती है भाई, चाप वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक चाप है।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी चाप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सिचुएशन ऐसी हो कि दोनों चाप क्या हो जाएं बराबर, तो इस कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अर्धवृत्त कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर अर्धवृत्त, ठीक है। अब फिफ्थ है, वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस वृत्त में समझ लेते हैं, ठीक है। बोला गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। तो सबसे पहले तो हम वृत्तखंड बना लेते हैं, ठीक है। वृत्तखंड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। किसी भी चाप, वृत्त पर स्थित किसी भी चाप के दोनों बिंदुओं से होकर हम क्या खींच दें, एक जीवा, ठीक है। मतलब दोनों बिंदुओं को मिला दे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, जीवा। चाप और इस जीवा के बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीवा। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। अब लास्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को ये चीज बता दिया था यहाँ पर बनाकर भी कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उस तल को वो 3 भागों में बांटता है, अभ्यंतर, वृत्त और बहिर्भाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है खालिस्तान में कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में वो विभाजित करता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दे रखे हैं और बोला गया है कि ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य, ये चीज हमें इस क्वेश्चन में बतानी है और साथ में हमें अपने उत्तर का कारण भी बताना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को भी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में वृत्त की त्रिज्या की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से ये गोल सर्किल क्या है, वृत्त, इसके किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, त्रिज्या। और यही बात इस कथन में भी लिखी हुई है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या होगा, सत्य, ठीक है। आई होप फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर रीजन भी देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीजन नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैं बोल के बताऊंगी। आप लोग क्या काम करेंगे कि बस आपको क्वेश्चन समझ लेना और जो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं ना तो उन्हें तो आप खुद से लिख ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन आप लिख देंगे कि क्योंकि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, इसलिए ये कथन कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लगा के आप सेम टू सेम कथन उतार सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर समझते हैं चित्र में, ठीक है। बोला गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ठीक है। परिमित मतलब एक निश्चित जीवाएं होती हैं, ठीक है। अगर मैं संख्या में काउंट करने को बोलूँ तो 5, 10, 20 इस टाइप से, ठीक है, या 1000 जितनी भी, ठीक है। चलिए मान के चलो हम खींचते 5 सेंटीमीटर की जीवा। चलो हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये 5 सेंटीमीटर की जीवा है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये भी 5 सेंटीमीटर की जीवा है। हमारी मर्जी हुई कि हमको यहाँ से यहाँ तक खींचना है, 5 सेंटीमीटर की जीवा है। हमारी मर्जी हुई हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक खींचा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख पा रहे हमारी इच्छा है ना, हम कितनी भी यहाँ एक समान लंबाई की जीवाएं खींच सकते हैं। और यहाँ बोला गया है परिमित मतलब एक निश्चित। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, असत्य हुआ, क्योंकि हम वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा असत्य। रीजन आप लिख देंगे कि एक वृत्त में, या क्योंकि लगा देंगे सामने, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं। ठीक है, परिमित की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपरिमित। ठीक है, अब थर्ड है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस चित्र में समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान के चलो एक वृत्त को बराबर 3 चापों में बांट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक चाप हो गई और यहाँ से लेके मान के चलो यहाँ तक एक चाप हो गई। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये P, Q और R नाम दे देते हैं, तो P से Q तक एक चाप, Q से R तक की दूसरी चाप और R से P तक तीसरी चाप। ठीक है, तो क्या ये आपको दीर्घ चाप जैसी नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दीर्घ चाप अर्धवृत्त से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अर्धवृत्त बोले तो ये, ठीक है, ये अर्धवृत्त मतलब इतने भाग से यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको चाप दिखाई दे रही है, इससे हमेशा दीर्घ चाप क्या होती है, बड़ी। और यहाँ पर देखिए, ये तीनों चाप में से कोई भी ऐसी चाप नहीं है जो दीर्घ वृत्त से क्या हो, बड़ी हो। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि दीर्घ चाप जो होती है हमेशा अर्धवृत्त से बड़ी होती है, और एक वृत्त को जब हम 3 बराबर चापों में बांटेंगे तो कोई भी चाप क्या नहीं होगी, दीर्घवृत्त से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो यही रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इन तीनों चापों में से कोई भी चाप दीर्घवृत्त से बड़ी नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए फोर्थ है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो यहीं पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, मान के चलो ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, और ये पूरा मिला के क्या है, व्यास है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है, या मैं कह दूं 2 त्रिज्याओं को मिलाने पर एक व्यास बनता है। और वही चीज यहाँ पर दे रखी है कि वृत्त की एक जीवा, ठीक है, और ये वृत्त की एक जीवा भी है जिसकी लंबाई त्रिज्या से क्या है, दुगनी है। ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है, और रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्योंकि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी होती है वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, बस क्योंकि लगा देंगे सामने। अब देखिए फिफ्थ, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मैंने आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों बताया था, और यहाँ पर बात हो रही है त्रिज्यखंड की कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो देखिए यदि मैं बात करूं त्रिज्यखंड की, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, किसी भी चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर, ठीक है, किसी भी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, ठीक है, केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। और यहाँ क्या बोला गया कि त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो मैं बता दूं कि जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, ना कि त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड तो क्या कहलाता है, 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का भाग होता है। मतलब यदि हम केंद्र से चाप के सिरों को मिला दें तो यहाँ पर क्या बनेंगी, 2 त्रिज्याएं। ठीक है, और इन 2 त्रिज्याओं और इस चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, और रीजन आप दे देंगे क्योंकि त्रिज्यखंड त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ना कि जीवा एवं संगत चाप के। ठीक है, 6th है, वृत्त एक समतल आकृति है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था बेसिक वाले वीडियो में कि
वृत्त एक समतल आकृति है। क्यों? क्योंकि हम इसे समतल पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, हम इसे कागज़ पर बना सकते हैं। और ऐसी आकृतियां जिन्हें हम समतल या किसी कागज़ पर बना सकते हैं क्या कहलाती है? समतल आकृति कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज 10.1 के दोनों क्वेश्चन जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको 9th क्लास के इसी तरह के सारे वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।